साहब ने हेलमेट पहना हुआ है और ये भी देखिए कि मोटरसाइकिल प्यार से आराम से चलाया करें बेटे। ये देखें ना, सीधा जा रहा है, एकदम से वो आया और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है ये बच गए, ठीक है। और इसी तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये भी हमारी बुक की एग्जांपल है। इस बुक में लिखा हुआ है कि हमारे सर पे जो बाल हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक तो ये देखने में खूबसूरत लगते हैं और दूसरी वजह यह है कि किसी भी सीरियस इंजरी से हम भी बचाते हैं, ठीक है। तो योर हेयर एक्ट्स लाइक अ क्रम्पल जोन ऑन योर स्कल। अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स है तो अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो 5 न्यूटन की फोर्स इंजरी या सीरियस इंजरी कर सकती है। लेकिन अगर आपके सर पे बाल हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। उतनी ही चोट, उतनी इंजरी लगाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी? 50 न्यूटन। तो फिर बेटे इस तरह के सीन में क्या होता, अगर बाल ना होते तो फिर बारिश भी तेज़ हो रही होती तो आप बाहर ना जाते, क्योंकि 5 न्यूटन में तो कभी कभी तेज़ बारिश आती है तो उसमें फ़ोर्स इतनी हो सकती है, ठीक है। जब ओले पड़ते हैं तो उनकी फ़ोर्स 5 न्यूटन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विकेट कीपर की भी मैंने एग्जाम्पल दी आपको, ठीक है, कि मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ बॉल, ठीक है, टू इंक्रीज द टाइम, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। थर्मोफोर पीसेस, डिनर सेट है या सेंसिटिव चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको थर्मोफोर पीसेस में रखते हैं ताकि उनके टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ कुलियन, ताकि वो टूटने ना पाएँ। इसी तरह वो और भी एग्जांपल्स हैं इसकी। थर्मोफोर पीसेस के अलावा भी हम सेफ्टी के लिए जो पैकिंग करते हैं वो थर्मोफोर पीसेस के अलावा वो एक और भी होता है, वो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं जिसमें एयर बबल होते हैं। वो एयर बबल भी किस लिए होते हैं? टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ कुलियन। बड़ी एग्जांपल्स हैं बेटा इसकी। तो वो टू एक्सटेंड, कभी आपने सोचा? लेकिन नहीं, आप तो वो उस प्लास्टिक शीट में जिसमें एयर फिल होती है, बबल्स को ऐसे ऐसे करते हैं तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, टक टक, तो आप बड़े खुश होते हैं उसको सुन के। फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका फंक्शन क्या है। अभी इनर्शिया से रेलेवेंट और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। टाइटैनिक आप में से बहुत सारों ने देखी होगी मूवी। तो उसमें टाइटैनिक बहुत बड़े साइज़ का था। जब उनको सामने आइसबर्ग नज़र आया, लेकिन तब तक इतना टाइम नहीं था कि इतना हैवी इनर्शिया था कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते। तो वाई वाज इट वाज सो डिफिकल्ट टू टाइटैनिक फ्रॉम कोलाइडिंग विद द आइसबर्ग? द टाइटैनिक कुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हाई इनर्शियल फोर्स। ठीक हो गया। तो टाइटैनिक की वजह से द मैस ऑफ टाइटैनिक इज़ वेरी लार्ज, इनर्शिया इज़ द प्रोपोर्शनल टू मैस, तो उसका बहुत ज़्यादा इनर्शिया था। इसी तरह इस डायग्राम में देखें, ये हमारे दोस्त हैं अजीम साहब, इनका और मेरे और शुएब साहब से ज़्यादा इनर्शिया है। तो बेटे इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ की भी बड़ी एप्लीकेशन है, अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ये देखिए, ये आप लेक्चर्स ले रहे हैं, वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं और आप अपने बैठे बैठे इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। ये जो सिटिंग पोजीशन है तो हर बॉडी का वेट जो लगता है वो डाउनवर्ड लगता है और वेट के बिल्कुल अपोजिट को क्या लगती है? एक रिएक्शन की फोर्स। इस तरह ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो एक्शन रिएक्शन की फोर्स की वजह से ये फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्शन रिएक्शन की वजह से है। इसी तरह रॉकेट प्रोपल्शन, ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड आल्सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज रॉकेट प्रोपल्शन। अब मैंने आपको जो न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाइल ड्राइविंग डाउन द रोड, ठीक है। अ फायरफ्लाई स्ट्राइक्स द विंडशील्ड ऑफ अ बस। अब खुद पढ़ लीजिएगा। ये देखें, ये एक फायरफ्लाई है और वो फायरफ्लाइज आ रही हैं और ये विंडशील्ड पे टकरा रही हैं, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू फोर्सेज इज ग्रेटर, द फोर्स ऑन द फायरफ्लाई और द फोर्स ऑन द बस? फायरफ्लाई बस की विंडशील्ड से टकराते हैं और वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं या बस? अब आपके ज़हन में ये शायद आ जाए कि बस का साइज़ बहुत बड़ा है, बस बहुत ज़्यादा स्पीड से थी तो शायद बस ज़्यादा फोर्स लग रही है। बेटे एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जितना वो बस की विंडशील्ड से फोर्स उनके ऊपर लगी उतनी ही फोर्स रिएक्शन के तौर पे उन पे लगती है।
और ये भी बड़ा एक मज़े का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, पहले साल जब 9th की नई नई किताब आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बल्कि टीचर्स ने भी उसका आंसर गलत लगाया था। कुछ एमसीक्यूज थे, वो एक एमसीक्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेटा इतने ही सिंपल क्वेश्चन यूएचएस में आते हैं और वो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन उसका आंसर कुछ की बुक्स में भी गलत लगा हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने पढ़ तो लिया होगा, पिक्चर में जैन इज़ पुलिंग, ये जैन हमारा फोटो ये स्टूडियो में है, ठीक है, और कैमरा मैन है, ठीक है, और इसलिए मैंने कहा जैन से रेलेवेंट एक क्वेश्चन बना लिया। जैसे जैन इज पुलिंग अपॉन अ रोप दैट इज अटैच टू अ वॉल। इन द बॉटम पिक्चर जैन इज पुलिंग अपॉन अ रोप दैट इज अटैच टू एन एलिफेंट। जी जनाब, ये रोप है और ये जैन साहब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसमें टेंशन है 500 न्यूटन। ठीक है, अब इस केस में है यही फोर्स अब एलिफेंट पे लगाई जा रही है। ठीक है, अब भी फोर्स कितनी लग रही है? 500 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में जैन इज पुलिंग विद मोर फोर्स व्हेन द रोप इज अटैच टू द वॉल, विद मोर फोर्स व्हेन द रोप इज अटैच टू द एलिफेंट, द सेम फोर्स इन ईच केस। ठीक है, तो आंसर है चार्ली। अब 9th क्लास में एक क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट इधर है या एक लड़का इस साइड पे है और उसने एक रोप को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और एक साहब इस साइड पे हैं, ठीक है, और उन्होंने रोप को या एक रस्सी को पकड़ा है, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में एक रस्सी है, ठीक है, ये साहब खींच रहे हैं इसको 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, और ये भी डेफिनेटली 10 न्यूटन लगाएंगे, दोनों 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब एक और केस था कि अगर ये एक साइड पे दीवार है, ठीक है, अब ये साहब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, 10 न्यूटन से, ठीक है, 10 न्यूटन। आप बताइए इसमें टेंशन कितनी हुई? तो डेफिनेटली ये दीवार की तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, क्योंकि एक्शन ये कर रहा है तो ये क्या है? रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ कोई जानदार चीज़ है तो तभी फोर्स ये 500 लगेगी, ये दीवार है तो तब भी 500 न्यूटन फोर्स लगेगी। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है कि अगर आप एक बॉल को आगे की तरफ फेंकते हैं तो आप जिस चीज़ पे बैठे हैं, अगर आप किसी स्लिपरी जगह पे खड़े हैं तो आपके गिरने के चांस होंगे, किस डायरेक्शन में? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की कि जनाब इनके साथ क्या हुआ, मैं आपको ये बात समझा रहा था कि हर चीज़ का डाउनवर्ड क्या होता है? वेट, और अपवर्ड क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। तो ये बाजी के साथ क्या हुआ, अगर तो ये चेयर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाती तो फिर क्या होगा? जैसे ही ऊपर बैठेंगे तो वो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है चेयर तो फिर ये सीन होगा, जैसे मैंने आपके सामने ये रखा, ये चेयर गिरती नहीं है, टूटती नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ये एग्जांपल है। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को नहीं मानते या ये समझते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये भी एक एग्जांपल है, हमारी बुक में इस तरह की एग्जांपल्स हैं, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आपके सामने ये एग्जांपल्स रखती जाएँ ताकि आपको इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएँ। मैंने भी इससे रेलेवेंट आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स डाटा की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए। तो बेटे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव की बुक्स, जो आपने एफएससी की ऑब्जेक्टिव बुक्स में से पढ़ा था, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसी ऑब्जेक्टिव बुक की जो आपने एफएससी में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये भी आप ज़मीन पे चलते हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन की एक एग्जांपल। सॉरी, मैंने आप में से किसी को नहीं बोला, मैंने इन जनरल केस एग्जांपल समझाई है, ठीक है, गुस्सा मत कीजिएगा आप, क्योंकि मासूमियत का ये आलम है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सादा से आम सी बातें करते हैं, कभी मैं कमेंट्स या चैट, लेकिन बेटे आपके दिल में, आपके मन में जो सवाल आता है विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से पूछें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, जैसी मर्जी बात कर लें, ठीक है। लो जनाब, मोमेंटम की बात करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो मोमेंटम के बारे में एक बात याद रखिएगा कि मोमेंटम की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। यानी मोमेंटम और वेलोसिटी दे आर वेक्टर्स, उन दोनों की एक डायरेक्शन होगी हमेशा। जैसे F इज इक्वल टू ma है, याद रखिए फोर्स और एक्सेलेरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे कुछ कंक्लूजन्स बनते हैं। वो सबसे पहला ये है कि अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हों, इफ देयर आर 3 वेरिएबल्स, देन टेक 1 वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। जिसको कांस्टेंट लेते हैं वो पैरामीटर बनता है, ये पैरामीटर है, ठीक है ना। सो दिस इज पैरामीटर। अब आपसे मैं अगर कहता हूं कि मैथ एक पैरामीटर है, मैथ पैरामीटर है, ये मैथ इज टेकन कांस्टेंट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P एंड V। तो इसकी एग्जांपल आप सोचेंगे, आप अगर राइफल से, गन से फायर करते हैं तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर जिसकी 2 बुलेट निकलती हैं, जिस बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर दोनों का मैथ एक जाता है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। एंड इफ मैथ इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली इफ V इज कांस्टेंट, V को पैरामीटर लिया, ओके, और अगर P कांस्टेंट ले लिया जाए तो मैथ और वेलोसिटी एक दूसरे के इनडायरेक्ट हैं, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट या चेंज ना होना, ठीक है। सो व्हाट इज कंजर्वेशन मीन, कांस्टेंट रहना या चेंज ना होना। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम एक कंडीशन है। आइसोलेटेड का मतलब है कि नो एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। अब ये कोई एक्सटर्नल फोर्स का मतलब पता क्या है, अगर मेरे पास 2 बॉल्स हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, ना तो फ्रिक्शन की फोर्स लगे, ठीक है, नो फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं तो वो दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही होती है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम आइडियल केस में आता है। तो ये फार्मूला है, यानी टोटल मोमेंटम इनिशियल और टोटल मोमेंटम फाइनल। अब बुलेट और गन की एक एग्जांपल और भी है। ये किसका मोमेंटम है टोटल और ये किसका है, ये टोटल मोमेंटम है गन का और ये टोटल मोमेंटम है बुलेट का। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया कि क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों की वेलोसिटी। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, Vf माइनस VI ओवर T। बेटे ये फार्मूला एक्चुअली आया इसी से M में से, ठीक है। इस फार्मूले की एप्लीकेशन से पहले ये याद रखिएगा कि ये फोर्स रिएक्शन की फोर्स होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मिलने वाली फोर्स रिएक्शन की फोर्स होती है। यानी फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी बॉडी ने जो अप्लाई फोर्स की है वो नहीं, बल्कि जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। तो रिएक्शन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमें कौन सी फोर्स मिलती है, जो बॉडी पे लगती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या क्या याद रखना है आपने। पहली बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टोटल इनिशियल मोमेंट, टोटल और आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब उसी से ये कंक्लूजन है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, दिस इज V1, दिस इज V2। V2 है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड और दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये अप्रोच कर रही है, डेफिनेटली इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इसको अप्रोच करेगी। कोलिजन के बाद क्या होगा, इनके दरमियान सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन होने वाला ये है, आफ्टर कोलिजन V2 प्राइम इज इक्वल टू 20 एंड V1 प्राइम बिकम्स 10। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल नेगेटिव साइन लगा के वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है।
जब दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस लिया जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। आफ्टर कोलिजन ये याद रखना बेटे, आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखना है। इसमें कॉमन ये होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ v2 है तो यहाँ पर भी v2, यहाँ v1 है, यहाँ पर भी v1 है। ये वाली बात दोनों में कॉमन है, बाकी इसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इससे रेलेवेंट कुछ केसेस हैं, वो केसेस को आपने डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम इनसे रेलेवेंट अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अभी आपको ये केस समझाए हैं। और कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम, आस्क मी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच।